तो दोस्तों, हमारे साथ है आज मेरा फ्रेंड दीपेश गोखले। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो साइकोलॉजी पे है, और साइकोलॉजी के अलग अलग एक्सपेक्ट्स पे है कि वो कैसे कैसे साइकोलॉजी कहाँ काम करती है। तो हमने वैसे भी किया हुआ है पहले से एक पॉडकास्ट साइकोलॉजी पे, लेकिन आज हम लोग काफी और अलग डिफरेंट टॉपिक्स भी लेंगे। तो सबसे पहले मुझे तू बता सकता है कि साइकोलॉजी वापस एक बार रिपीट कर दे कि होता क्या है, कि सिंपल एक डेफिनेशन में बता दे। हाँ, तो साइकोलॉजी मतलब बहुत लोग समझते हैं कि यार ये लोग माइंड रीड करते हैं या फिर लाइक कुछ ना कुछ समझ के बैठ जाते हैं, बट ऐसा है सच कुछ होता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो वही साइकोलॉजी है। बहुत सारे लोग हैं, उन सब के अंदर कुछ कॉमन चीजें होती है और कुछ अनकॉमन चीजें होती है। तो उन सभी की स्टडीज को साइकोलॉजी का नाम दिया गया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड और बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडिया में आई डोंट फील इतना है, बट हाँ पोस्ट कोविड, क्योंकि कोविड के बाद जितने मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए हैं उसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोविड का जब झमेला खत्म होने के बाद शायद ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो जैसे कि अभी लॉकडाउन है और मतलब काफी जगह पे, और जो मतलब हमारे एज ग्रुप के हैं या छोटे बच्चे भी हैं, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं घर में बैठ के। हम्म। तो मैंने सुना है काफी, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब जितने भी बड़े एप्स हैं वो सारे, सबसे पहले जब ऐप डिजाइनिंग होती है तो साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बैठते ही इसलिए हम्म वहां पे कि लोगों को एडिक्शन हो उसका, कि यानी कि अगर तू रील्स हम्म। देखेंगे तो रील्स में से स्वाइप करना होता है, सिर्फ स्वाइप करते जाओ। और मतलब लोगों का अब इतना आदत हो गया कि वो लोग बैठ के स्वाइप करते रहते हैं और 2-3 घंटे बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता कुछ। तो साइकोलॉजिस्ट ऐसे उस ऐप को डिजाइन करते हैं। तो तू बता मतलब कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं, दूसरी बात वो क्या जान के हमारे साथ ऐसा, मतलब ऐसे ऐप डिजाइनिंग करते हैं, दूसरा हम कैसे बच सकते हैं कि मतलब हमको इतना एडिक्शन ना हो जाए। हाँ, तो ये एडिक्शन सोशल मीडिया का तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो चुका है। लाइक हर छोटे बच्चे, हर मेरी खुद की एक नीस है, वो पूरा दिन मतलब टोटली मोबाइल को यूज़ करती है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। एक्चुअली ये दो कंसेप्ट के ऊपर आपको एडिक्शन का एक कारण है। एक तो है डेटा माइनिंग और दूसरा है एल्गोरिदम। यूट्यूब के ऊपर कैसा है कि अगर आपको जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आप उसको सर्च कर सके, आपको फूड के बारे में, आपको फूड बनाना सीखना है, खाना बनाना सीखना है, तो आप वो सर्च करते हो और वही चीजें यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको अलग अलग चैनल्स आपको लाके दिखा देता है। ठीक है, सेम चीज इंस्टाग्राम पे भी यूज होती है। इंस्टाग्राम भी आपके ही दिमाग की इंटरेस्टिंग चीजें जो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो वही आपको बार बार लाके दिखा देगी, और इसी को एक दूसरा नाम दिया गया है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग लाइक अभी टिकटॉक बैन हुआ, ठीक है, पबजी बैन हुआ था, भारत सरकार ने पिछले साल बैन किया था। और बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना अपने सरकार के अलग अलग गवर्नमेंट पार्टीज के अपने होते आईटी सेल्स। ठीक है, तो उसका एक मैं चीज बताता हूँ कि पिछले इलेक्शन के अंदर, बंगाल इलेक्शन के अंदर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे यू घर पे बैठे बैठे, कि मैंने दो इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बनाए। एक को मैंने लेफ्ट विंग मतलब कांग्रेस या जितने भी लेफ्ट विंग पार्टीज है उन सबके चैनल्स को मैंने फॉलो कर लिया, पेजेस को मैंने फॉलो कर लिया, उनको सपोर्टिंग को फॉलो किया मैंने। ठीक है, और एक पेज का मैंने राइट का पूरा फॉलो किया, और मैंने कम से कम 5 दिन तक दोनों को फॉलो करके रखा और बाद में सबको अनफॉलो कर दिया। ठीक है, आफ्टर 5 to 10 days का जो टेन्योर था उसमें मेरे को इतना कचरा इन लोगों ने दिखाया है। लिटरली एक टाइम तक मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस इज द लाइक लेफ्ट विंग इज द बेस्ट पार्टी, बेस्ट है, और रूलिंग पार्टी सबसे बकवास है। और जब मैं दूसरा अकाउंट जो राइट विंग वाला फॉलो करके रखा था उसने इतना कचरा दिखाया कि मुझे बताया कि लेफ्ट विंग बहुत कचरा है, लेफ्ट विंग बहुत बेकार है और राइट विंग बहुत अच्छी है। देख रहे दिमाग के साथ ये खेल हो रहा है। अब इसमें इनोसेंट लोग फंस जाते हैं। और ये सेम चीज डोनाल्ड ट्रम्प जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला था, समथिंग फेसबुक वाला, वो वही था कि अमेरिकन इलेक्शन के अंदर आपके डेटा को लिया और लोगों को इतने ज्यादा पोस्ट दिखाए ट्रम्प के फॉर में कि भाई अगर ट्रम्प नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा, उसी को वोट दो, ये करो वो करो। तो उसकी वजह से वो हिलैरी के सामने जीत गया था।
इसी की वजह से भारत सरकार ने टिकटॉक और वो पबजी की बैन करके, वो लोग डेटा चुरा रहे थे, और कोई अगर अपना देश डेटा को चुरा रहा है तो वो हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है, बिकॉज उसको हमारे इंटरेस्ट पता है और हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हमको भड़का सकता है। ये एक चीज हो गई डेटा माइनिंग की। और सेम एल्गोरिथम हमारे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर यही यूज होता है। मेन क्या है कि इंस्टाग्राम को बनाया ही इसी तरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको बनाया ही इसी की तरह है। पहले तो क्या था कि इन लोगों को बनाया था फॉर सोशल मीडिया, चैटिंग के लिए, कि आप इंटरेक्शन कर सको अलग अलग लोगों के साथ। फिर धीरे धीरे इसमें आप फोटोज डालने लगे, फिर धीरे धीरे ये एक एज अ बिजनेस बन गया। आज एक बहुत अच्छा फायदा है कि इंस्टाग्राम पे आप लोगों से कनेक्ट होते हो, अलग अलग जानकारी आप ले सकते हो, इवन आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। लाइक हम दोनों यूट्यूब पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, जो भी खैर इतने अभी तक ट्रेंडिंग पे नहीं आए, बट हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, बट कुछ लोग होता है जो कि समझ ही रहा है कि कैसे बकवास से वीडियो बनाता है। तो वो एक हार्म करती है चीजें। और दूसरा क्या है कि जितना आप इंस्टाग्राम को और फेसबुक को और जितनी भी सोशल मीडिया साइट को जितना भी आप यूज करोगे, एक तरह से वो आपके मेंटल इफेक्ट को हावी करेगा। आपका जितना भी मेंटल स्ट्रक्चर है उसको वो एक इम्बैलेंस स्टेट पे लेके आएगा। बिकॉज आप देखो, एक बहुत सारे अगर आप नेगेटिव पोस्ट को देखते हो एक दिन के अंदर, ठीक है, तो आपके दिमाग में, और कुछ कुछ होता है ना कि पोस्ट को देखने के बाद आप रिलेट कर लेते हो कि यार ये तो मेरे साथ हुआ है। या कोई ऐसे दुखियारे पोस्ट होते हैं कि मैं तो अकेला हूं जी जीवन के अंदर, मेरा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई पोस्ट देखते आपको 2 मिनट के लिए फील भी होता है, ठीक है, कि हाँ यार मैं तो सच में अकेला हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें एक इंडिविजुअली आपको एक्चुअली हिप्नोटाइज कर रही है। मतलब अब जैसे कि जैसे इतना एडिक्शन हो गया है तो कैसे हम लोग सोशल मीडिया डिटॉक्स कर सकते हैं अपने आप को? छोड़ दो सोशल मीडिया। छोड़ दो, मोबाइल को फेंक दो, पैसा ऐसे, ये मोबाइल को पकड़ो, ये दिख रहा है, फेंक दो ऐसा। सिंपल, इज एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं कर रहा है। ये तो खैर मजाक की बात हुई, बट देखो क्या है कि कोई आपको ऐसा थेरेप्टिकली समझा नहीं सकता कि इंस्टाग्राम को छोड़ दो या मोबाइल को छोड़ दो। नहीं, ये आज की जरूरियात है, आपको जरूरी है, ठीक है, व्हाट्सएप जरूरी है या टेलीग्राम है, कुछ भी है, सब जरूरी है आज के टाइम पे, कहीं ना कहीं पे काम लग जाता है। अब जैसे कि मैं, मेरा एग्जांपल ले लो, ये मेरा मोबाइल है मोटरोला का, इसकी बैटरी खराब हो गई थी। अब इसमें मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स है व्हाट्सएप के, वो सारे मेरे कॉलेज के हैं, और मेरे 2 हफ्ते बाद एग्जाम है। अब ये मोबाइल बंद हो गया, मैं, सांसें मेरी अटक गई, बोले साला कॉलेज का अब क्या होगा, कहाँ से मैं सब लाऊंगा, कि सभी कॉन्टेक्ट इसमें, अब डायरी में तो अपन याद नहीं रखते नंबर, तो वापिस कौन ऐड करे कौन ये करे, तो जरूरी है। सोशल मीडिया को ऐसे बनाते ही ऐसा है कि इसमें हम लोग फंस ही जाते हैं। बट इसका सिंपल, अगर मेरे एक दोस्त का मैं एग्जाम्पल, मेरा दोस्त है खुशवंत करके, जो कि राजस्थान में रहता है, तो उसने मुझे क्या बताया कि वो सोशल मीडिया को, वो सारे के सारे सोशल मीडिया यूज कर चुका है, ट्विटर, ऑरकुट, पिंटरेस्ट, जितने भी सोशल मीडियाज है, ऐसे ऐसे तो नाम भी मैंने नहीं कभी सुने होंगे। एक कोई सोशल मीडिया का नाम है समथिंग, लेटर सेंड करते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेटर सेंड करते हैं। और जैसे कि सपोज आपको लंदन में कोई अननोन दोस्त बनाया आपका, उसको आपको कुछ खत लिख के भेजना है, तो सपोज यहाँ से लंदन 8 घंटे की दूरी है, तो आपका जो मैसेज है यहाँ से लिखा वो 8 घंटे तक उसके बाद पहुंचेगा। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन जो मुझे भी नहीं पता वो सब यूज कर चुका है। तो उसने क्या, इवेंचुअली उसने अपना सोशल मीडिया छोड़ दिया, कि टोटली सबको डिलीट कर दिया, अब वो सिर्फ व्हाट्सएप पे है फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस। तो जब मैंने उसको पूछा कि भाई तूने सोशल मीडिया छोड़ने के बाद तेरा क्या हाल था, वो मेरे को बोलता है कि उसके जिंदगी में पहले से आज के मुकाबले में इतनी शांति है कि वो इतना खुश हो रहा है। मतलब उसको, जो एक एक टाइम था जब उसको बड़ा ही रोना आता था अकेले में बैठ के, या कभी कभी उसको बड़ा अजीब सा फील होता था कि उसका कोई दोस्त नहीं, उसके साथ कोई बातें नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसा तो उसको फील होता। सोशल मीडिया उसने छोड़ दिया था, उसके एक दिमाग से पता नहीं उसका सा एकदम हल्का लगने लगा, बोझ जो कहते हैं ना, बोझ, एक सर के ऊपर इतना बड़ा बोझ है वो हल्का हो गया, उसको ऐसा फील हुआ। और मैंने भी 1-2 हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम या सब कुछ छोड़ दिया था, जब मेरे बीच में एग्जाम, तभी भी मुझे सेम फील हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि 3 चीजें हैं। पहली तो ये एक मैसेज सिंड्रोम, अगर मैं इसको एक टर्म दूं, मैसेज सिंड्रोम। अगर आप किसी को मैसेज करते हो, आप किसी को पोस्ट सेंड करते हो, ठीक है, ये तो हर एक, मोस्ट ऑफ सारे सोशल मीडिया में यूज होता है, ठीक है, बट अगर वो आपके मैसेज या पोस्ट को लाइक करके छोड़ देते हैं, या सीन करके छोड़ देते हैं, या सिर्फ के लिख के छोड़ देते हैं,
ठीक है, और ये बहुत बार बार कर रहा है अगर वो पर्सन, अगर आप उस पर्सन को पसंद करते हो या वो पर्सन आपको बहुत अच्छा लगता है या अच्छा दोस्त है, बट वो सामने वाला बिजी होगा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, बट आप बिजी नहीं हो, आप बैठे हो एकदम, ठीक है, वेल्ले टाइप, तो आप मैसेज करते जा रहे हो, बट वो सीन करके छोड़ रहा है, उसके पास टाइम नहीं इतना आपके मैसेज देखने का, तो तो वो आपको इफेक्ट करेगा, आपको लगेगा कि अरे मेरा दोस्त है, मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये क्यों क्यों इसको ऐसा हो रहा है, वो एक्चुअल में सच में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो आपका अच्छा दोस्त है, बट वो अपने लाइफ में बिजी है, तो आपके दिमाग में वो एक नेगेटिव फीलिंग आने लगेगी कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मैसेज सिंड्रोम होगा, ये भी आपके लिए घातक है। दूसरा है कि पोस्ट सिंड्रोम्स, पोस्ट, जो आप इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे बड़े बड़े लोगों का पोस्ट देखते हो, नो डाउट उनकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी होती है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, एक ऑर्डिनरी कॉमन मैन के हिसाब से, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, बट एक कॉमन मैन वो लाइफस्टाइल को देखेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, उस लाइफस्टाइल को अपनी लाइफस्टाइल से कंपेयर करेगा और बोलेगा अपनी जिंदगी तो झंड है बाबा ठीक है, अपनी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, ये लोग देखना साले कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो लोग फिर क्या अंदर से हेट्रेड पैदा होगा, उनके अंदर से जेलस फैक्टर पैदा होगा, ठीक है, कि यार वो उनके जैसे बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो एक एक चीज अलग है कि टीवी सुपरस्टार को अगर अपन देखते हैं छोटे पर्दे पे या बड़े पर्दे पे, टीवी स्टार्स को देखते हैं, फिल्म स्टार्स को देखते हैं, वो एक अलग चीज है, उनसे हम इंप्रेस होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग, बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, बट यहाँ पे हम उनकी लाइफस्टाइल को पर्सनली देख रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोशल मीडिया इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, वो टोटली फेक है, आपको वो रियल लगता है बट वो टोटली फेक है, क्योंकि आप उसमें अपनी जिंदगी के वो पल दिखा रहे हो जो आप एक्चुअल में दिखाना चाहते हो, तो आप उसमें एक विलन होते हुए, अपने रियल लाइफ में विलन होते हुए भी आप सोशल मीडिया पे हीरो बन सकते हो। अब सोशल मीडिया की तो ये हमारी बात हो गई है कि कैसे मतलब हाँ हमारा डेटा लीक भी हो सकता है, और अगर हाँ दो लोग डेटा ले लेते हैं हमारा और वो हमारे खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, तो ये मतलब बोलने जैसी बात नहीं, क्योंकि वो फिर हमारा कहीं भी डेटा यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्शन ऐसे एग्जांपल लिया हम्म तूने। तो मतलब यानी कि एक तरह से अगर हम लोग चाहें तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकती है। तो मैंने, हाँ तो यही है ना। हाँ तो मैंने मतलब थोड़ा एग्जांपल भी मैंने देखे थे कि ये ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न चीज है, ये मतलब काफी ज्यादा पुरानी चीज ही है, मतलब ये काफी सालों से भी होते आ रहा है। तो तूने सुना होगा एक जेंगिस खान करके एक था आदमी, और वो ये यूज करता था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज करता था वो, कि वो जस्ट लोगों के डर का इस्तेमाल करता था वो, कि जस्ट एक अफवाह फैला दी कि यहाँ से आर्मी का अटैक हो रहा है, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम उसको हरा देंगे। ऐसे करते 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 उसने पूरा मंगोल का क्रिएट कर दिया था, और उसने यूनाइट किया था मंगोल को। तो ये ऐसे मतलब बहुत पुराने से होता आ रहा है, लेकिन अब तो ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ज्यादा लोगों की प्राइवेट ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं कि मतलब ऐसे वॉरफेयर हो सकते हैं, और क्या हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कैसे बचा जाए, ये सब बता। क्या है ना कि मॉडर्न वॉरफेयर तो आज के टाइम पर भी चल रहा है, पहले से चलता आ रहा है, आज के टाइम पर भी चल रहा है। कैसा है कि एक देश के अंदर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया क्या है कि लोगों से जुड़ने का एक सबसे आसान साधन है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पास करने का वो सबसे आसान एक जरिया है, ठीक है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश के विरोधी काम करते हैं, जो देश से नफरत करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश से बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिलीजियस फैनेटिक्स होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करते हैं, उसी रिलीजन को ही वो महान मानते हैं, उसी रिलीजन के कट्टरपंथी होते हैं, ठीक है, ऐसा अपन कोई रिलीजन के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि सरकार के साथ होते हैं, एंड सभी को हक है इस देश में रहने का, और सिर्फ उनको हक नहीं है जो देश के विरोध के बात कर रहे हैं, ठीक है, देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं, देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो एक हकदार नहीं कह सकते अपन, तो ये सब लोग होते हैं। अब क्या है कि सब सोच के देखो, जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है या जो देश के खिलाफ कुछ साजिश की बात कर रहा है, उसके दिमाग में ये पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, तो वो वैसी सारी चीजें इंटरनेट पे सर्च करेगा, वैसे सब चीजें के बारे में जानने की कोशिश करेगा, वही जो डेटा है वो दूसरा देश, उसके पास अगर वो डेटा पहुंचता है किसी भी जरिया, वो इसी इंसान को इतना ब्रेन वॉश कर सकता है कि वो इंसान आतंकवादी ही बन जाए, इतना ब्रेन वॉश कर सकता है वो डेटा उसको, मतलब ये बहुत ही है। और क्या है कि एक देश है, एक देश के अंदर सबसे मेन चीज है यूनिटी, एक देश के लोगों में जितनी ज्यादा यूनिटी है वो देश उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है।
अगर देश के लोगों में यूनिटी ही नहीं है, ठीक है, तो हमारे देश को कोई भी उठा के पटक सकता है, ऐसा है। बट हमारा देश पहले से यूनिटी वाला है। मतलब एक एक बात मैं इतनी गर्व से कहता हूँ कि भले हमारे देश में कितने भी हिंदू मुस्लिम या कितने भी रिलीजन के लोग रहते, आपस में कितना भी लड़ते हो, एक बात ध्यान रखना, कितना भी लड़ते हो आपस में, दंगे फसाद जाने दो, उन सब चीजों को बात नहीं करनी। बट जब जब हमारे देश पर किसी ने भी आंख उठाकर देखी है, इतिहास को ले लो, पूरा इतिहास देख लो, जब जब आंख उठाकर देखी है, तब तक हमारे देश कभी पीछे नहीं हटा, एक साथ हुआ ही है। चाहे वो पुलवामा ले लो, उरी ले लो, कोई भी ले लो, ये तो अभी के 1971 1965, उसके पे 1999 कारगिल, कोई भी वॉर, कुछ भी ले लो, हमेशा एक देश अपना एकजुट तो रहा है। बट आज के टाइम पे वो देश को एकजुट करने का काम भी सोशल मीडिया को ही करना पड़ेगा, जो आज के हिंदुस्तानी पेजेस है, मीम पेजेस है हिंदू। क्योंकि हाँ, एक एक चीज आपको बताता हूँ, पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि उधर जैसे तूने बोला कि साइको मतलब लोगों के बीच में यूनिटी है, तो यानी एक हम लोग देखने जाएं तो साइकोलॉजिकल ट्रेट है जो कि हमको एंसेस्टर से मिला होगा हमारे, क्योंकि मतलब जो जितने भी बड़े बड़े महान राजा रहे हमारे और जितने उनकी प्रजा है, सब लोग यही चाहते थे कि हम लोग मतलब हमारा भारत महान हो, भारत क्या बोलते हैं ना, एक पूरा एक सेंटर हो पूरे क्या बोलते हैं, विश्व गुरु जैसे बोलते हैं, हाँ, तो वैसा रहे। तो यानी कि हम लोग को इतने भले कितना भी इवोल्यूशन हो गया, कितना भी डिवीजन हो गया, लेकिन एक ट्रेट तो हमारे साइकोलॉजिकल ये रह ही गया लोगों में कि इन द एंड देश जब बचाने की बात आएगी तो सब साथ में हो जाते हैं। तो ये एक सब साथ में बेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रेट बोल सकते हैं, सभी सभी लोगों में होना चाहिए कि भाई जब घर ही तबाह होने को आया है, तो घर के फैमिली के जितने भी लोग हैं, घर के अंदर झगड़ा करो, कोई इश्यू नहीं है, बट वो साथ में होनी चाहिए। अब मैं सॉरी, अपना सोशल मीडिया की बात कर रहा था कि पुलवामा में जब अटैक हुआ, ठीक है, पुलवामा में जब अटैक हुआ, भारत उस टाइम पे भारत के अंदर इलेक्शन भी था। अब ऐसा है कि एक एयर स्ट्राइक करना किसी दूसरे देश के पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एयर स्ट्राइक करना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, अपने आप में पूरा एक सेटअप करना पड़ता है, खुफिया जानकारी होती है, ठीक है, कैसे मिशन को करना है, क्या करना है, सब कुछ। और जवाबदारी भी बहुत सरकार की होती है कि भाई अपना कोई सैनिक मर ना जाए। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि ऐसे नहीं कि रूम में बैठे हवा में ऐसा लगा हाँ भाई कर दो अटैक, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स ऐसा नहीं होता है। लोग ऐसे समझते हैं कि यार ये गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है, अटैक करो भैया, ऐसे नहीं होता है, सब बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे मेन चीज क्या है, जब अटैक हुआ, हर एक लोगों के अंदर हमारे शहीदों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी भावना उमड़ पड़ी, ठीक है। और जिस बंदों ने अटैक किया था, जिन लोगों ने अटैक किया था, उनके लिए एक अंदर से एक गुस्सा पैदा हुआ कि अब भारत को चाहिए बदला, ठीक है। अब देखो सरकार का कैसा है कि वो रूलर में है, उनको तो क्या है कि लोगों को बुद्धू बनाना भी बड़ा आसान है कि जी हम अटैक नहीं कर सकते जी, इंटरनेशनल प्रेशर है, यूएन है, ये है वो है। अगर यूएन का होता तो इसराइल यहाँ पे बैठे बैठे बम ना बरसा रहा होता। आज की लेटेस्ट न्यूज अगर देख लो तो, ठीक है, तो ये एक चीज अलग हो जाती है। तो सरकार के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, सोशल मीडिया के वो मीम पेजेस, सोशल मीडिया के पेजेस, जिन लोगों ने टोटली प्रेशर क्रिएट किया, सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर क्रिएट किया गवर्नमेंट के खिलाफ कि भारत सरकार को अटैक करना है, बड़ी 56 इंच का सीना लेके अगर बैठे हो तुम लोग तो कार्रवाई करके दिखाओ। और लोगों ने ये भी बताया कि भाई आपने उरी पे किया तो अब क्यों नहीं कर रहे हो, अब क्यों आ रहे हो, अब क्यों डर रहे हो, उरी पे किया तो अभी भी करना पड़ेगा। तो भारत सरकार को भी कभी कभी वो प्रजा के प्रेशर के सामने झुकना पड़ता है। जब तक प्रजा भारत सरकार को झुकाएगी नहीं, तब तक सरकारें मानने वाली भी नहीं है, ऐसा है। और ये सोशल मीडिया का सबसे पावरफुल चीज है, जितने भी न्यूज़पेपर्स है, जितने भी क्योंकि देखो आज का अगर जो चीज है, वो टीवी न्यूज जो ट्रेडिशनल न्यूज होती है, पेपर की जो न्यूज होती है, वो पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, रख देते हैं, रद्दी में बेच देते हैं, 2 रुपए कमा लेते हैं। न्यूज टीवी वालों ने दिखाई, घर पे बैठ के लोग बातें करेंगे, इलेक्शन तो 5 साल बाद है ना, तो वो जो आज बैठ के जो न्यूज दिख रहे हो, तो उस इलेक्शन अगर चौथे साल में अगर सरकार ने कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाया तो लोग वोट दे देंगे, तो पुरानी न्यूज को तो गई। बट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना कि सोशल मीडिया आपको एकदम पकड़ के रखती है, ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अगर देश के अच्छे कॉज के लिए, जैसे कि कावेरी कॉलिंग करके एक बनाया था सदगुरु साहब ने, सदगुरु जी ने, कि भाई नदियां सूख रही है,
ठीक है, तो उसके लिए एक फंड रेजिंग का करता। आजकल बहुत सारे लोगों पे फंड रेज हो रहे हैं, ऑक्सीजन इंडिया और एक कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं एक सेकंड में मोबाइल में चेक कर, बहुत बढ़िया पेज है एक, वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, SVT ORG समथिंग कोई इंस्टाग्राम पे पेज है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है लोगों को बेड दिलवाने के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, एनी हाउ जो भी इंजेक्शन, जितना बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, सब कुछ वो लोगों की मदद कर रहा है कि वो लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, लाइक सोशल मीडिया के काफी अच्छे कॉज भी है, बट सेम चीज, अगर सोशल मीडिया के इतने अच्छे कॉज भी है तो उतने बड़े नुकसान भी है। तो अगर यही यही प्रेशर प्रजा की तरफ से सरकार को प्रेशराइज करने के लिए अगर यूज किया सकता है, तो वही दुश्मन देश हमारे लोगों को डराने के लिए भी उस प्रेशर को यूज कर सकता है। तो वो एक वाइज वर्सा चीज है जिससे हमको बचना चाहिए। इसलिए सरकार बीच बीच में कदम उठाती रहती है, चीजें बैन करती रहती है। बट देखो एक बात भी अच्छी है, अगर पबजी बैन किया, लोग फिर भी पबजी खेलते हैं, कोई नॉट एन इश्यू, बट लोग उस कंपनी को भी झुकना पड़ा क्योंकि उसने अपने इंडियन मार्केट में एक नई बैटल ग्राउंड इंडिया करके पब्लिश किया। उसने खास ध्यान रखा कि इंडिया की डेटा लीक नहीं होना चाहिए, तो वो कंपनी को भी झुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। अगर देखा जाए इंडिया 130 करोड़ की जनता, इतना बड़ा मार्केट है कि लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते, लोग ऐसे हवा में नहीं छोड़ सकते कि नहीं इंडिया तो बैन कर दिया, हम हमारी कंपनी को लेके निकल जाते हैं, खुद डरते सही हैं, बात उनको पता है है। हिंदुस्तान में रहना है तो प्रॉफिट मिलेगा, यही चीज है। सही बात। तो जैसे कि अब इतना मतलब हमने बात करी कि कैसे हम लोग वॉरफेयर छेड़ सकते हैं, कुछ क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए, अलग अलग एस्पेक्ट देके। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल मतलब बोलते हैं डिसऑर्डर्स, जो मैंने अगर बोलूँ तो डिसऑर्डर भी होते हैं। तो उन्हें एक वो फिल्म तो देखी होगी इंसेप्शन, अगर ना देखी हो तो उसमें मैं बता दूं वो कैसे। इंसेप्शन से मेरे सर के ऊपर से गया था वो, हाँ, वो तो सपने भाग्य के मारा था अंदर वो बैठे बैठे, सपना देखता सपने है। के अंदर घुस घुस के कुछ। हाँ, वैसे हाँ वही सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना देखते हैं। और उधर आके हाँ हमको कुछ मतलब उस दिखाने की कोशिश की है कि एक टाइम आता है जब वो सपना और रियलिटी का जो एक लाइन होती है वो मिट जाती है। तो लोगों को लगता है कि वो हाँ लोग सपने में ही जी रहे हैं। तो क्या ये असली में हाँ ऐसे डिसऑर्डर है कि लोगों को लगता है कि जो रियलिटी है वो सपना ही है? और या फिर एक मेरे को एक जो डिसऑर्डर है वो थोड़ा सा मतलब फैसिनेट भी करती है थोड़ा, कि स्क्रिजोफ्रेनिया, यानी उसमें मतलब लोगों को बहुत कुछ अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। हाँ, तो मैंने ये मतलब, सबसे कॉमन है। हाँ, देख, तो मैंने वो एक बीच में फिल्म का जो मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मैं कुछ रिकमेंड कर रहा था, तो उसमें जो एक अनडन करके है, तो उसमें भी डायरेक्टर ने मतलब उसमें भी बताया गया है कि उसको स्क्रिजोफ्रेनिया था या असली में हुआ, ऐसा स्टोरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। तो ये असली में लोगों को दिखता है कि कुछ अलग अलग चीजें दिखती हैं या ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं? तो इस पे बता क्या क्या होता है सारे डिसऑर्डर्स। सारे डिसऑर्डर्स होते हैं और साइकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि बहुत सारे डिसऑर्डर ठीक भी हो जाते हैं, कुछ जीन्स की वजह से होते हैं, हेरिडिटीली, कुछ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के वजह से भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, जो कि हमारे पूज्य दोस्त चरण को हुआ था। आई वोंट माइंड टेकिंग हिज नेम्स, क्योंकि वो मुझे बड़ा फोन करके मेरे को बहुत परेशान करता था, तेरे को भी परेशान करता होगा। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट फनी चीज, इस फनी बात नहीं है, बट मैं आपको एक्सपीरियंस, शायद वो भी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा कभी फ्यूचर देखेगा तो हंसेगा, क्योंकि अभी वो ठीक हो चुका है, तो वैसे ठीक है। तो उसका, हाँ, उसका कैसा था कि उसको आग से बड़ा डर लगता था, वो आग के बारे में बड़ा फैसिनेट था कि उसको आग से जला देंगे तो क्या होगा, आग से जलने पे कैसा फील होता है, लाइक ही वांट्स दैट कि उसको आग में ढोका जाए, गरम तेल में फ्राई किया जाए। इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा है, ठीक है। तो उसको वो सब चीजें बड़ी फैसिनेट करती थी। तो ये है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। तो ये कैसा होता है कि आपको ऑब्सेशन सबसे पहले करता है, ऑब्सेस्ड, ठीक है, आग से ऑब्सेस्ड हो गया वो। फिर अब कंपल्जन, कि उससे अगर आप ठीक कर रहे हैं तो क्या करना है, और वो डिसऑर्डर। तो ये एक इसकी थेरापेटिक प्रोसेस होती है कि ये ठीक भी हो सकता है और अपने आप ठीक हो जाता है, ये कोई इतनी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ कुछ लोगों में ऐसा बहुत देखा जाता है, और भी बहुत सारी है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें कैसा है कि आप एक समझते हो कि आपका एक इमेजिनरी दोस्त है, इमेजिनरी कोई है आपके साथ, ठीक है, आपके साथ कोई इमेजिनरी है और आप उसको दोस्त बना रहे हो, मतलब आपको दिखता है वो, ठीक है। वैसे फिर होता है बाइपोलर डिसऑर्डर,
1 बाइपोलर डिसऑर्डर 2, हनी सिंह को भी आई थिंक सो बाइपोलर डिसऑर्डर समथिंग कुछ हुआ था, ठीक है। फिर होते हैं फोबियाज। फोबियाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, शायद इसको डिसऑर्डर भी कहे तो भी गलत है। सिंपल फोबिया एक डर है, सिंपल एक डर है जो कि वास्तविक में वो डर है नहीं, वो एक इल्यूजन आपके दिमाग में आपने खुद ने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। पर वो एक इंसिडेंट की वजह से हो सकता है। सपोज मैं बताता हूँ, बचपन में मेरे पीछे कुत्ते भागे थे बहुत सारे। उसके बाद मेरे दिल के अंदर इतना डर बैठ गया कुत्तों के लिए कि अगर मैं किसी गली से भी गुजरूं और कुत्ता वहां पे भौंक दे तो भी मेरे को इतना डर लग जाता था कि मैं तेज भाग में वहां पे शॉक्ड हो जाता था टोटली, ऐसा स्टिल, ठीक है। फिर मेरे 8th क्लास में मेरे एक सर ने मुझे सिखाया कि कुत्ते ना सबसे लॉयल जानवर होते हैं, डॉग्स आर मतलब द मोस्ट लॉयल एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम उनको खाना खिलाओगे ना वो तुमको टच भी नहीं करेंगे, काटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो फिर मैं बोला डर को तो भगाना है, तो मैंने मुझे कुत्तों को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। मैंने जो कुत्ता दिखे उसको पहले बिस्किट खिलाता, फिर मुझे पता कि नहीं बिस्किट इज हार्मफुल, मैदा होता है, तो रोटी खिलाना, एग्स खिलाना स्टार्ट कर दिया। एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स उन कुत्तों को जब मैं खिलाया था तो वो जैसे मैं उस गली से गुजरता था ना, सब लोग ऐसी अपनी पूंछड़ी को ऐसे वेग करते करते मेरे पास एक बो बो करके आ जाते थे, और इतना प्यारा सा फीलिंग मुझे आता था कि यार डर खत्म हो गया। और ये चलता चलते चलते मैंने घर पे एक कुत्ता भी पाल लिया था। तो ये चीज है कि डर आप खत्म कर सकते हो, इसका कोई ऐसा कोई नहीं कि मेडिसिन खा लो, इट्स ऑल ओके। हाँ, किसी किसी में पूरी एक थेरापी होती है, किसी किसी में एक पूरा मेडिकेशन और पूरा एक सेशंस को होता है जो कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपके देखभाल रखते हैं। यहाँ पे कैसा है ना, मेन चीज कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट लोगों के पास जाने से डरते नहीं है, कोई डरता नहीं है। बट एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर एक ऐसी फीलिंग है, अगर बोलूंगा कि यार अभिषेक यार मेरे को बड़ा डर लग रहा है, मेरे को साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो लोग क्या सोचेंगे, ये पगला गया है, ये इसको दौरे पड़ रही है, पगला गया, ये पागल हो गया, तो लोग थोड़ी दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको भी एक अंदर से थोड़ा सा डर लगता है कि यार लोग मेरे को पागल तो नहीं समझ रहे, बट ये जो चीज है ना, इसको सोसाइटी के दिमाग में पता नहीं किसने बिठा दी, इसको निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज लोग डरेंगे। कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, तो वो घुट घुट के जी रहा है, डिप्रेशन वाला आदमी घुट घुट के जी रहा है भाई, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओगे बट वापस उस एक्स की याद आपको आ ही जाएगी, उसका फोटो देखोगे जाके तो, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आपको जॉब नहीं लगे, लोग डिप्रेशन में पड़े पड़े बहुत टाइम के बाद सुसाइड तक कर लेते हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो अगर वो जब उनको डिप्रेशन, जब उनको लगा कि नहीं आई एम लाइक मेरे को अब जिंदगी में बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं लॉस हो चुका हूँ, तो अगर उस टाइम पे अगर वो सही गाइडेंस ले किसी एक्सपर्ट से, तो एटलीस्ट वो ठीक हो सकता है, अपनी एक जिंदगी को अच्छी शुरुआत कर सकता है। बट वो वहीं पे डर जाते हैं कि यार मेरे को पागल समझ लेंगे, मेरे को बेवकूफ समझ लेंगे कि मैं वहां पे क्यों जाऊं, लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग डरते भी है, शर्माते भी है। तो ये एक गलत चीज है, ये गलत अवधारणा है कि लोगों में से ये चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मतलब नहीं, वो दुकान खोल के बैठ जाएंगे काउंसलर, लोगों कोई आएगा ही नहीं उनके पास। तो ये एक चीज है। तो मतलब यानी कि हमारा मतलब साइकोलॉजिस्ट जैसे डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए काफी सारा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते करते मैंने मतलब कुछ ज्यादा ही लोग जब साइकोलॉजी में घुस जाते हैं तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव को ना देखते हुए सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो कुछ ऐसी खतरनाक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बता कि मतलब थोड़े से फैसिनेट करे कि क्या ऐसे मतलब किस हद तक गए हैं वो एक्सपेरिमेंट को लेके। सच बताऊं ना, अगर आप YouTube पे जाके देखोगे जाके वर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स, तो आपको फिलाडेल्फिया का एक्सपेरिमेंट मिलेगा, इसमें लोगों को गायब कर दिया था वर्ल्ड वॉर के टाइम में, समथिंग लाइक दैट। अगर आप और देखोगे तो एक स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट था कि रशिया में किसी ने नींद को भगाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया था, बट इसका कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है। साइकोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ होते हैं वो बड़े ही चार्मिंग होते हैं, चार्मिंग इन द सेंस कि बड़े प्यारे होते हैं, उसमें कोई मोस्ट ऑफ जान हानि का ऐसा नहीं, क्योंकि इट्स अबाउट ऑल अबाउट दिमाग ना, दिमाग दिमाग का पूरा खेल है कि आपका दिमाग कैसे सोचता है, आपका दिमाग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक आदमी और दूसरा आदमी कैसे सोचेगा। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ये इसमें कोई ऐसे भयानक टाइप के एक्सपेरिमेंट है। हाँ, साइंटिस्ट लोग कुछ होते हैं जो कि केमिकल किसी दवाई को टेस्ट करना है, ठीक है, अब रेमडेसिविर है या कोई वैक्सीन है, ठीक है, उसको टेस्ट करना है, तो वो पहले टेस्टिंग वॉलेंट्री करेंगे ना, तो वो खतरनाक होता है। मतलब नॉट अबाउट वैक्सीन, भैया गलत जानकारी मैं नहीं दे रहा वैक्सीन की, बट अगर सो कोई मेडिकल है, ठीक है, कोई सपोज
कोई एक ड्रग है, XYZ नाम रख लो किसी ड्रग का, तो वो ड्रग कितना खतरनाक या कितना असरदार है उसको टेस्ट तो इंसानों पे करना पड़ेगा, उसके बाद चूहे पे करते हैं कुछ लोग, तो वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही सिंपल मीडियोकर एक्सपेरिमेंट्स होता है, चूहे को लेके होते हैं, इंसानों को भी लेके कुछ होते हैं। तो वैसे एक ऐसे का एक्सपेरिमेंट था शेक का, ठीक है। एक ज्यादा मुझे याद नहीं, मैंने एक डायरी ऑफ अ साइको समथिंग कुछ एक बुक थी, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली नेम। तो उस बुक के अंदर और एक सोनू शर्मा जी का एक वीडियो भी था, अपने MLM वाले, आजकल MLM की बड़ी चर्चा है मार्केटिंग की, तो वो मुझे वीडियो देखा। तो उसमें कैसा था कि एक वॉलंटरी ग्रुप को बुलाया गया कि उनको बोला कि आपको एक शेक पिलाएंगे, ठीक है, अबाउट 140-150 कैलोरीज का एक शेक पिलाएंगे, ठीक है, और आपको थोड़े से पैसे देंगे वो शेक पीने के ऊपर। उनको है ना फूड हार्मोन चेक करने कि आपका जो फूड हार्मोन है वो कितना नीचे जाता है, ठीक है, सब ग्रेनाइन समथिंग ग्रीनसी समथिंग कुछ नाम है उस फूड हार्मोन का, तो वो चेक करना था उनको, ठीक है। तो उन लोगों को 140 कैलोरीज का से वो पिलाया शेक, और उनको बोला ठीक है जाओ आप। तो जब देखा उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो जो शेक था 140 कैलोरीज का था, तो उस हिसाब से उस हार्मोन के लेवल में उतनी कमी आई, बड़ी नॉर्मल थी, ठीक है। 4 से 5 घंटे के बाद उन लोगों को वापस बुलाया, ठीक है, उनको बोला कि अब जो अब जो शेक हम आपको देंगे वो अबाउट 1 to 2,000 कैलोरीज का है, बड़ा भारी शेक है, बहुत ज्यादा उसमें कैलोरीज है, शुगर की मात्रा, कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, आप ये पीजिए, और उसके बाद देखेंगे कि आपका कितना हार्मोन का लेवल कितना नीचे जाता है। तो शेक पिलाया और फिर देखा तो बहुत ही ड्रास्टिकली वो हार्मोन का चेंज बहुत नीचे गया, ठीक है। अब यहाँ पे मजे की बात ऐसी है कि ये जब वो शेक जो था वो वही शेक था जो इनको पहले दिया गया था 140-150 कैलोरीज का। हाँ, बट अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने क्या चेक किया कि अगर आपको झूठ बोला जाए, मतलब अगर आपको एक एक दिमाग में एक चीज फिट की जाए तो वो कितनी असरकारक हो जाती है, यानी मतलब वही वाली बात हो गई, वो जो दवा सिर्फ मीठी एक शुगर गोली दे देते हैं और बोलते हैं कि ये दवा है, और फिर वो हाँ, प्लेसिबो प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, तो ये प्लासिबो इफेक्ट को थोड़ा सा समझा दे कि क्या है ये प्लासिबो इफेक्ट। हाँ, अरे अरे प्लेसिबो इफेक्ट का तो बहुत बढ़िया एग्जांपल बता। देखो मुझे पक्का, मैं भी खुद एक शिकार हूँ सोशल मीडिया का। तो मैंने भी इंस्टाग्राम पे एक पता नहीं हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज देखी, अब पता नहीं फेक छापी है कि सच छापी, आई डोंट नो, बट लोगों ने लाइक पकड़ लिया, ठीक है। अब उसमें क्या था, एक तो सबसे पहली बात तो काले बाजारी करने वालों की ऐसी की तैसी कीड़े पड़े उन लोगों को, एक तो लोगों की जान ले रहे हैं सबसे पहले, तो बड़ा गुस्सा आता है मेरे को उनकी तरफ देख के, कालाबाजारी जो कर रहा है। हाँ, बैक टू द पॉइंट कि उसमें क्या था कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको फेक, मतलब क्या था कि एक अस्पताल के अंदर उस इंजेक्शन की जगह पे नमक का पानी, जो सलाइन वाटर कहते हैं, इलेक्ट्रल वाटर, वो इंजेक्शन में भरा था और रेमडेसिविर का थप्पा मार दिया था, ठीक है, और वही इंजेक्शन कोविड पेशेंट्स को लगा दिया। अब उनको क्या बताया होगा कि रेमडेसिविर से इंजेक्शन लगाने से आपका कोविड भाग जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो उन लोगों ने विश्वास कर, लेकिन अभी भाई मौत की घड़ी है, एडमिट हुए पड़े हैं, अब जो खुदा करे, जो तुम डॉक्टर करो वही सही, तो सबने वो इंजेक्शन लगवा लिया। उनके दिमाग में क्या विश्वास है कि ये रेमडेसिविर है, और बराबर, और जो लगाया था सचमुच में वो था इलेक्ट्रल ORS का पानी, सिंपल बोलूं तो नमक का पानी था। अब वो लोग, उसके बाद पता चला कि वो लोग ठीक हो गए, और जब उस हॉस्पिटल में जब छापा पड़ा तब पता चला कि इन लोगों को सभी को नकली रेमडेसिविर दी थी, फिर भी वो लोग ठीक हो गए। तो दिस इज द प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपका दिमाग उस चीज को विश्वास कर लेता है, ठीक है, तो यही है। यानी ये बात तो सही है, जो मतलब काफी सारे जो लोगों की बीमारियां हैं वो मतलब सिर्फ दिमागी होती हैं, यानी उन लोगों को लगता है हमको बीमारी दिमागी होती है, एग्जैक्टली। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो कि 50% आपके दिमाग की बनाई हुई होती है, 50%, ठीक है। अब अगर कोई वायरस आपके दिमाग, आपके शरीर के अंदर एंटर करता है, कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया या कुछ भी, तो नुकसान तो पहुंचाएगा, ऐसे आके बैठ जाएगा, टेंशन ही नहीं है भाई, तुम्हारा जियो हम हमारा जिएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा। वायरस है या कोई भी बैक्टीरिया, आपको बुखार आता है या कुछ आता है, ठीक है। अभी आज के टाइम पे कैसा है ना, कोई बैठ के बंदा छींक भी दे ना किसी घर के अंदर तो भी सबके कान खड़े हो जाते हैं, कोविड हो गया, कोरोना हो गया इसको, तो कि किसी को बुखार भी आ जाए
किसी को बुखार भी आ जाए तो भी वो मतलब डर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो 50% क्या है ना, आपका दिमाग इतना इतना मतलब इतना वो है कि क्या ही बताओ, मतलब बेवकूफ है। आप उसको आराम से बेवकूफ बना सकते हो। इट्स लाइक दैट कि एक बार उस 50% जो डर है किसी पर्टिकुलर चीज का अगर वो निकल जाए तो आप 50% बेटर वहीं पे जीत गए। 50%, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, कोरोना वायरस हो, ठीक है, कोई भी मिसिलिस हो, सिफिलिस हो, HIV हो, कोई भी बीमारी हो, इंसान, ठीक है, बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है कि कोई भी बीमारी लगने पे डर लगता है। अभी एक चीज बताता हूँ कि कल रात को मैं पूरा रात को मतलब मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना था, मेरी एग्जाम्स आ रही है, तो मेरे को एक 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट बना, तो मैं पूरे दिन हेडफोन पहन के तो मैं गाना सुन के लिख रहा था। अगले दिन मेरे सर में दर्द होने लगा। अब ठीक है, रात भर कोई गाना सुनेगा, इट्स अ वेरी बैड हैबिट, बट मेरे सर में दर्द होने लगा। तो मुझे पता है क्या लगा कि मेरे को तो ब्रेन का कैंसर तो नहीं, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया है ना, ऐसा डर लगने लगा। मैं बोला यार ये डर लगने लगा, कोविड तो नहीं हो गया सर, क्योंकि उसी टाइम में मैंने पढ़ा कि कोरोना वायरस के नए लक्षण में सर दर्द पाया गया। मैं बोला यार क्या गड़बड़े होगी। तो क्या, तो ये आपका दिमाग आपको डरा देता है। मैं सोचा कि कल रात हेडफोन, फिर मैंने क्या है, नवरत्न तेल लगाया, आराम से सोया 1-2 घंटा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई इश्यू नहीं। अभी भी देखो, अभी भी हेडफोन पहन के बैठो, कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा। बट एक चीज आपको डराता है, वो दर्द की वजह से मेरे को और ज्यादा डर लगने लगा, कैंसर या ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई मेरे को। तो यही चीज है कि 50% ऑफ जो डर है वो आपके दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा। बहुत हाँ डॉक्टर मेडिसिन तो देता ही है, लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि मतलब हाँ दिमागी तौर से आप एक बार पॉजिटिव हो जाओगे तो मतलब 50% आप हील हो ही जाओगे। हील हो ही जाओगे। एक्चुअल में होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी भी वही तो काम करती है। आयुर्वेद है, आयुर्वेद, आयुर्वेद का सिंपल सा सिद्धांत है होलिस्टिक, आपके पूरे शरीर को उस हिसाब से ट्रेन करना कि आपका शरीर खुद ब खुद उस चीज को मार दे। एलोपैथी का क्या काम है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ, बुखार आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप पैरासीटामोल लेते हो तो पैरासीटामोल इज अ ड्रग, और ड्रग है एक प्रकार का जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। सिंपल, वो जाके उस पर्टिकुलर चीज को ट्रिगर करता है जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो कर दे। बट मेन चीज कि आपका बॉडी का भैया टेम्परेचर बढ़ा ही क्यों, क्यों बढ़ा, कौन क्या रीजन है बढ़ा, वो एक चीज है, पर बढ़ा ही क्यों। तो आपके शरीर के अंदर कोई दुश्मन घुस गया है, तो आपका शरीर उस दुश्मन को मारने के लिए अपनी सेना को तैयार तो करेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडी जो भी तैयार तो होंगे फाइट करने के लिए। तो वो फाइट करने के प्रोसेस के लिए आपका बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है, उसी पे आप पेट्रोल पे पानी छिड़क देते हो पैरासीटामोल खा के। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भैया 104 बुखार आ जाए बस पड़े रहो बैठे रहो शांति से कि मत खाओ पैरासीटामोल, नहीं भैया, यहाँ पे साफ साफ लिख देना कि मैं ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं बता रहा हूँ, एक सिंपल एक सिंपल एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कि लोग ऐसा करते हैं। तो जैसे कि हम पॉडकास्ट के एंड पे आ गए, तो मैं तेरे से चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस के लिए कुछ बुक्स रिकमेंड कर दे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, ताकि वो लोग मतलब जिनको इंटरेस्ट हो या फिर इसको जानने का मन हो तो वो पढ़ पाए। अच्छा, बुक्स बतानी है, हाँ, बट एक बुक्स बताने के पहले मैं एक आखिरी सेगमेंट पे बात अपनी शेयर करना चाहूंगा कि लाइक मेरे और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों ने एक पेज पे हम लोग वर्क करते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग लोगों को काउंसिल करते हैं, ठीक है। तो मैंने ना एक पूरा रिकमेंडेशन बनाया है, एज अ लाइक बोलते हैं ना कि एक मंथ का अगर आप इस रिकमेंडेशन को बुक को पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो उस रिकमेंडेशन की जो सबसे पहली बुक है वो है ये, कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। ये बुक आप पहले सप्ताह में पढ़ लीजिए। डॉक्टर लोग ने लिख के देते हैं डॉक्टर लोग लिख के देते हैं वैसे कि ये सुबह दोपहर शाम एक हफ्ते पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरी बुक आती है वो ये फ्रॉम डायरी ऑफ साइकोलॉजी, दूसरे हफ्ते सुबह दोपहर शाम इसको पढ़ लीजिए। ये डॉक्टर आशा दिनेश जी की है। फिर तीसरी बुक आती है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इसको आप सुबह दोपहर शाम तीसरे हफ्ते पढ़ लीजिए, विंसेंट पील की है। फिर आती है पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, सुबह दोपहर शाम चौथे हफ्ते पढ़ लीजिए। और लास्ट में एक बुक आती है ये वाली, फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। ये
बहुत मतलब बोलते हैं ना बिगिनर रीडर के लिए ये बुक नहीं है। लाइक जिंदगी में पहली बार एक किताब खोल के बैठे और इसको अगर आप पढ़ने जाओगे भाई आपसे ना हो पाएगा। तो पहले आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए कि अच्छी बुक पढ़ने का, उसके बाद इस बुक के ऊपर जंप किए, बहुत ज्यादा बेस्ट बुक है। और इसी के साथ एक छोटी सी बुक का भी नाम बताना चाहूंगा जिसका नाम है टिया अ पैरट्स जर्नी, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने रिकमेंड की है। और उसी के साथ और एक बता देता हूँ, एक छोटी सी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेजी। ये बहुत बढ़िया बुक है। तो ये सारी बुक्स और वो 2 बुक्स, इनको आप पढ़ लीजिए एक बार जिंदगी में, यू विल रियली फील वेरी ब्यूटीफुल चेंजेस इन योर लाइफ। ये दावा है। ये मतलब बोलते हैं ना, ये मेरी किट है डिप्रेशन को, या छोटे मोटे मतलब बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन को भी नहीं, छोटे मोटे डिप्रेशन, छोटा मोटा डिप्रेशन, इन सब चीजों को भगाने के लिए मेरी किट है, समझ लो। सो आई होप सो कि फिर ये सारी जो तूने बुक्स बताई वो हमारी ऑडियंस पढ़ेगी, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स भी लगी, तो मैं भी कुछ मंगा लूंगा। और मेरे घर से ले जाना, की फर्क पहनता है, काहे को मंगा रहा है, मेरे पास है, ले जा। हाँ, द्वार तो खुले ही है मेरे घर के। मास्क वास्क पहन के आना, वैक्सीन ना ली हो तो वैक्सीन लेके आना भैया। ठीक है। तो हम आ गए हमारे पॉडकास्ट के एंडिंग पर। उसी के साथ ही मैं तेरे चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, द माइंड गीक पॉडकास्ट का, और सोशल मीडिया लिंक्स भी डाल दूंगा ताकि पता चल जाए लोगों को कि साइकोलॉजी, फ्यूचर साइकोलॉजी से कैसे बात कर सकते हैं हम लोग। तो तेरे को सोशल मीडिया पे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।